डेप्रिसिएशन समझते हैं? डेप्रिसिएशन बताया था मैंने एक बार, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है Yes, sir. Yes, बता sir. सकते हैं? The fall in price of the asset. जी बिल्कुल Gradually decrease in asset value. बिल्कुल सर। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया डिक्रीज या डिक्लाइन, फॉल वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब ये जो वैल्यू फॉल होती है एसेट में, ये क्यों होती है? इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। जैसे इसका एक रीजन हो सकता है एक्सीडेंट। आपके एसेट के साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ, गिर गया, टूट गया, खराब हो गया, तो उसकी वजह से वैल्यू गिर गई। या फिर एक होता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है आउटडेटेड। अब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, जो एसेट आप यूज कर रहे थे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। अगर वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई तो फिर उसकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। एक होता है पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ भाई, जैसे जैसे समय बीतता है किसी भी चीज की वैल्यू कम होती है, तो वैसे ही समय बीतता गया तो उस एसेट की वैल्यू कम हो गई। पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। चौथा होता है क्या, सामने वाला कहता है भाई आप उसकी यूसेज कर रहे हो, आपने उसको इतना तो यूज कर लिया, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं ना कि घिस गया यूज कर करके, तो वो भी एक कारण हो सकता है। इन्हीं सभी प्रमुख कारणों की वजह से ये मेन रीजंस हैं कि आपके एसेट की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन होती है धीरे धीरे। डन। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली ये रहेगी कि जब मैं एसेट की बात करता हूं तो एसेट तो दो होते हैं। मेन जो हमारे एसेट हैं वो दो पार्ट टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड एसेट एंड एक करंट एसेट। लेकिन जो डेप्रिसिएशन लगती है वो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगती है? फिक्स्ड एसेट पे। Fixed asset. करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। क्यों? देखो इसका एक रीजन और बताता हूं मैं आपको ना। भाई आप एक एसेट परचेज करके लाए, मान लो मैंने एक एसेट परचेज किया 1 अप्रैल 2020 को, एसेट परचेज किया, और एसेट भी क्या है, मतलब मेरी मेन मशीन है, वो परचेज की 1 लाख की। अब मैंने देखा कि भाई ये मशीन मैंने 1 लाख की खरीदी, तो इसकी लाइफ क्या है? उन्होंने बताया भाई 20 साल तो ये मशीन आपकी चलेगी चलेगी। इसका मतलब 20 साल ये मशीन हमको पैसा कमा कर देगी। कैसे कमा कर देगी? हम इस मशीन की मदद से कुछ प्रोडक्शन करेंगे, उस प्रोडक्शन को, उस फिनिश गुड्स को हम बेचेंगे मार्केट में, तो हमें पैसा मिलेगा। तो अगले 20 साल ये मशीन हमारी हेल्प करने वाली है। तो हम इस पूरे खर्चे को एक पर्टिकुलर ईयर में ना कर कर हम इसको बाइफरकेट कर देते हैं। बाइफरकेट, इस खर्चे को बाइफरकेट किया जाता है ओवर लाइफ ऑफ एन एसेट, उस एसेट की लाइफ पर। तो मैंने कहा यार एक काम करो, देखो ये मशीन तो मेरी पूरे 20 साल काम आएगी और ये मुझे 20 साल कमा कर भी देगी। तो इसका मतलब 1 साल में मैं इसका जो डेप्रिसिएशन यानी खर्चा शो करूंगा वो 5,000 शो करूंगा। यानी मैंने एक अपने फिक्स्ड एसेट को, क्योंकि वो मुझे एक लंबे समय तक काम करके देगी, तो मैंने उसकी जो कॉस्ट थी, उसकी जो परचेज प्राइस था, उसको बांट दिया। किस पे बांट दिया? उसकी लाइफ पर बांट दिया। किस पर बांट दिया? उसकी लाइफ पर बांट दिया। और ये डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई है ना, तो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 3, उसमें था मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता था कि जो आपने खर्चा किया तो वो खर्चा उसी पीरियड में शो करना जिस पीरियड में आपने उस खर्चे की वजह से कमाया है। तो हम इस मशीन की वजह से 20 साल में कमाएंगे, तो इसीलिए हमने उसका जो खर्चा है 1 लाख का वो 20 साल में बांट दिया। बताइए जी, समझ आता है? यस सर। Yes, sir. अब मेथड्स होते हैं, मेथड्स। अब हमें डेप्रिसिएशन तो समझ आ गया कि डेप्रिसिएशन है क्या।
मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। देखिए वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, बट आपके कोर्स में दो मेन मेथड्स हैं। एक का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, और या तो स्ट्रेट लाइन मेथड कह लो या फिर ओरिजिनल कोस्ट मेथड कह लो, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कह लो। दूसरा होता है मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू वैल्यू मेथड। मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दो अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें हम दोनों का बेसिक डिफरेंस समझेंगे। एक एग्जांपल। एक एग्जाम्पल तो हाँ जी। सर आपने सेकंड मेथड में और क्या बात की था? और के बाद लिखा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, नाम है ये उसका, एक और नाम। ओके सर। 1 अप्रैल 2020 को मैंने एक एसेट परचेज किया, और ये एसेट परचेज किया मैंने, फिर वही रखता हूं मैं 1 लाख का। लाइफ है 5 ईयर। डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है आपको एक, मान लीजिए रेट है 20%। पर एनम से हम डेप्रिशिएट करते हैं। शो पर ईयर डेप्रिसिएशन फ्रॉम बोथ मेथड्स। दोनों मेथड से हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। बेसिक फर्क देखना दोनों में क्या है। अगर मैं एसएलएम से चल रहा हूं तो मैं क्या दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा भाई उसकी जो मेरी कॉस्ट थी, मैंने परचेज किया था 1 लाख पर, पहले साल में डेप्रिसिएशन लगा 20%। 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। 20,000। ठीक है जी। सेकंड ईयर बिगिनिंग में उसकी वैल्यू क्या बची? 80,000। 80,000। और इसको बोला जाता है बुक वैल्यू। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू बचती है उसे बोला जाता है बुक वैल्यू। फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया सेकंड ईयर में। अब एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहता है। डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, नाम भी है ना इसका, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड मेथड। इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट बेसिकली फिक्स्ड होता है। 1 लाख का 20% हर साल डेप्रिशिएट होगा, 20,000। तो मेरा थर्ड ईयर बिगिनिंग बुक वैल्यू क्या बची? 60। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 20, तो फोर्थ ईयर बिगिनिंग मेरी बुक वैल्यू क्या बची? 40। 40। फिर लगेगा डेप्रिसिएशन 20, क्या बची? 20। और फिर लगेगा डेप्रिसिएशन 20, तो बुक वैल्यू क्या बचेगी? 0। 0। कोई डाउट इसमें किसी को एसएलएम में? सर हमें तो 5 साल का निकालना था ना बस। नो सर। सर 5 का ही हो गया ये, 1 2 3 4 5। ठीक है सर। अगर मैं इसकी वैल्यू को, एक काम करो सुनो, मैं एक बार लाइफ को भी 5 ईयर हटा भी रहा हूं। अगर मैं इसको WDV से करता तो मैं कैसे करता वो देखना। कॉस्ट 1 लाख, डेप्रिसिएशन 20%, 20,000, 80 बचता। अब इसमें जो डेप्रिसिएशन है ना वो सेम नहीं रहता,
वो हमेशा इस पे लगता है जो बुक वैल्यू आपकी आती है, उसका 20%, 16,000, 64,000, ये बुक वैल्यू आ रही है, ये बुक वैल्यू आ रही है। कहा इसको भी अभी भी बुक वैल्यू जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन लगाओ 20%। अब की बार ये 20% इसका लगेगा, चेक करना कितना आएगा। 64,000 का 20%, 12,800। सर 12,800। जी, कितना बचा? 51,200। फिर इसका डेप्रिसिएशन लगाओ एट द रेट ऑफ 20%, 10,240। ये कब जाके ये वो होगा आपका, जीरो कब होगा? अच्छा होगा ही नहीं है तो जीरो। गुड। विल नेवर बी जीरो। भाई कभी 10 रुपए बचेंगे, तो 10 रुपए बचे, फिर उसका 20%, 2 रुपए, 8 रुपए, फिर 1 रुपया बचा, फिर उस 1 रुपए का 20%, 20 पैसे, 80 पैसे। हालांकि इतना नीचे तक जाता नहीं है, बट ये कहा जाता है और ये होता भी है कि इट विल नेवर बी जीरो। दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस समझ आया? यस सर। ये सर। ठीक है जी, अब एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। तो कर लिया मैंने note। बाकी कीजिए, जिसने साथ साथ नहीं किया नोट कीजिए एक बार, और जिसने कर लिया वो बता दीजिए। सर मेरा भी हो गया वाला पेज।
बढ़े आगे अंगद, या कर रहे हो अभी? सर बस कर लिया मैंने भी। बस कर लिया या कर लिया, समझा नहीं। सर मतलब ये लास्ट वाला कर रहा हूँ बस ठीक ये है, कर लो, बता W। देना। सर कर लिया, हटा दो। ठीक है जी। तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन एक बेसिक बताया कि हाँ ये क्या है, डब्ल्यूडीवी क्या है, एसएलएम कैसे काम करता है, मेथड्स क्या हैं। अब हम पहले एसएलएम पे फोकस करेंगे एक बार। एसएलएम की फुल फॉर्म क्या थी? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट मेथड। लाइन लाइन मेथड। मेथड। जी। इसमें एक फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालने का। फॉर्मूला ये है कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप डेप्रिसिएशन रेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ मेरे पास, स्क्रैप। स्क्रैप बोले तो सर जो एंड में उसकी वैल्यू बचती है जिसमें उसे सोल्व बिल्कुल करते रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। उसकी लाइफ की एंड में जो भी उसकी वैल्यू बचेगी वो उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है। क्वेश्चन में गिवन होता है आपको, आपको उसमें कोई कष्ट नहीं करना होता, आपको गिवन होता है। यहां से जो आएगा, क्योंकि आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से, तो उसका मतलब सिंपल है, परसेंटेज में आंसर आएगा। तो ये आपका परसेंटेज में आएगा। डेप्रिसिएशन अमाउंट अगर आपसे निकालने को कह रहा है पर एनम, तो सिंपल कॉस्ट इनटू ये वाली परसेंटेज। ठीक है जी। ओके सर। अब देखो, अच्छा इसमें हमें बेसिकली जो इस चैप्टर में हमें क्या करना होता है, इस चैप्टर में हमको एक अकाउंट बनाना होता है, मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट हम उसे कह सकते हैं। हम लोग बनाते हैं एसेट अकाउंट। फॉर्मेट देखिएगा, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये फॉर्मेट है। ठीक है जी। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। यानी यहां पर हमारा होगा इंक्रीज। आपने एसेट खरीदा, आप डेबिट करोगे। आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, उससे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, क्रेडिट किया जाएगा। आप एसेट को बेचते हो, उससे आपका एसेट कम हो रहा है, वो क्रेडिट किया। नोट कीजिएगा एक बार, फिर मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कुछ भी पूछना है तो सो हो प्लीज गया। पूछिएगा। आज क्या प्रोटीन शेक पी के बैठे हो क्या वंश? नहीं सर आज मैं साथ साथ ही लिख रहा हूँ, नॉर्मली मैं बाद में लिखता हूँ। अच्छा, तो चैप्टर शायद आपने कर लिया है स्कूल में पहले क्या? यस सर। पूरा करा दिया स्कूल में, सारा कोर्स हो गया? सर क्वेश्चंस चल रहे हैं इसमें, एक्सप्लेनिंग पार्ट होगा। अंगद हो जाए तो बता देना, दीपक हो जाए तो बता देना।
डन सर। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन देखना है एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना एक नोट भी ध्यान रखना, एक नोट भी काम करता है इसमें। हालांकि पहले से भी पता है आप लोगों को ये, एनी इंस्टॉलेशन अमाउंट will be added to the cost of asset, है ना? पहले से पता है आप लोगों को। कोई भी एसेट को अगर आपने इंस्टॉल कराया है तो उसका जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, और फिर डेप्रिसिएशन उस कॉस्ट पर लगती है इंस्टॉलेशन के अमाउंट को मिलाकर। और इरेक्शन या स्टार्टिंग में अगर आप कुछ खर्चा करते हो तो वो भी इंस्टॉलेशन का ही पार्ट माना जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 जनवरी 2007 को श्री राम परचेज अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज दिस, स्पेंड रुपीज 5000 ऑन इट्स इरेक्शन। स्टार्टिंग में आप कोई मशीन ला रहे हो, उसमें कुछ भी खर्चा कर रहे हो, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बने। तो मशीन की कॉस्ट क्या हो गई? मशीन की कॉस्ट हो गई 45,000। एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ है मशीन की 10 साल, स्क्रैप वैल्यू है 5000। कैलकुलेट कीजिए डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से और मशीनरी अकाउंट को शो कीजिए सिर्फ पहले 3 साल। बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाया मैंने। आंसर नंबर 1, अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूं पर ईयर का, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। कॉस्ट बैठी थी 45, स्क्रैप है 5000, अगेन कॉस्ट है 45 इंटू 100। चेक करिए कितना आया, 40 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं एक फॉर्मूला तो बताना भूल गया आपको डेप्रिसिएशन का। एक सेकंड रुको, डिवाइड बाय लाइफ। एक सेकंड रुकना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट कितनी आई 45, माइनस स्क्रैप 5, और लाइफ कितनी है इसकी, कितने साल बता रहा था ये? 10 10। ईयर्स। 10 years। तो ये कितना हो जाएगा हमारा पर ईयर का डेप्रिसिएशन? 4000। मैंने यहाँ भी गलत कर दिया ये, सर यहाँ इनटू 100 नहीं आना फिर? नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे लाइफ, मैं कंफ्यूज हो गया, लाइफ ऑफ ईयर, लाइफ जो भी उसकी लाइफ है वो, ठीक है जी, ये आपका डेप्रिसिएशन है पर ईयर। तो सारा ही गलत हो गया, एक सेकंड। ये आपका एक अमाउंट आएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा यहाँ से। अगर डेप्रिसिएशन रेट निकालना है तो ये वाला अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100, तब वो रेट आता है। मैं कंफ्यूज हो गया दोस्तों, ठीक कीजिए प्लीज। ठीक है जी। अब जो आपका डेप्रिसिएशन पर ईयर आया वो आया 4000। अब आप बनाओगे मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट
पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले आपने 1 जनवरी 2007 को मशीन परचेज की, तो आप यहाँ दिखाएंगे 1 जनवरी 2007 टू बैंक अकाउंट। और कितने की परचेज की? 40 + 5 मिला के लिखेंगे 45। 40 + 5 मिला के लिखेंगे 45। अब इसी ईयर को आप क्लोज कर सर रहे हैं। हाँ जी सर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि बैंक से हमने चेक से पे करा है। सर, नहीं भी दिया तब भी मोटा अमाउंट है, बैंक से ही मानना। आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप 20,000 से ज्यादा की पेमेंट कर नहीं सकते हैं कैश में। तो इसीलिए मेरी जो एडवाइस रहती है वो यही होती है कि अमाउंट कुछ भी हो आप बैंक की लेके चलना। ओके सर। अगर हाँ ये लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि कैश में पे कराए तो एक अलग बात है, कुछ नहीं लिखा तो बैंक मान के चलो। अब 31 दिसंबर 2007 को हमने ईयर क्लोज करना है, तो ईयर क्लोज करने के लिए मैं इधर शो करूंगा डेप्रिसिएशन। हर साल डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 4,000। तो पहले साल की स्टार्टिंग में कॉस्ट थी 45, 4,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो वैल्यू क्या बची? 41। 41,000। ये मेरा फर्स्ट ईयर क्लोज हुआ। 45, 45। और नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग करेंगे हम 1 जनवरी 2008। जैसे हम लेजर करते थे वैसे ही करना है। बैलेंस बीडी 41। फिर इस ईयर को भी क्लोज कर दो। डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड है, अभी सेम रहेगा। 4,000 बाय बैलेंस सीडी, कितना बचा? 37। ये आप टोटल करते हैं 41। 1 जनवरी 2009 टू बैलेंस बीडी 41। 31 दिसंबर 2009 बाय डेप्रिसिएशन 4,000। सर अब इधर 41 को लेंगे, अब इधर 37 नहीं लेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, 37 बाय बैलेंस सीडी 33। आगे नहीं बनाना मुझे ये, क्योंकि उसने बोला 3 साल का बनाओ बस। कोई डाउट है किसी को तो बताइएगा। नो सर। एक बार प्लीज नोट कर लेंगे, जिसका नोट होता जाए मुझे बताते रहना।
डन सर। सर 2 मिनट सर कर रहा हूँ। हो गया? सर हो गया हो गया। ठीक है जी, एक कंसेप्ट और समझना। इसमें बेसिकली क्या है, हम लोगों को ना प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ऑन सेल ऑफ एन एसेट, तो हमें वो भी कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये चैप्टर का। आपने 1 अप्रैल 2015 को एक मशीन खरीदी थी और ये मशीन थी लेट से 1 लाख। लाइफ है मशीन की 10 साल। आपने 1 अक्टूबर 2020 को आपने ये मशीन सोल्ड कर दी और लेट से आपने ये मशीन सोल्ड की है 60,000। अब आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ सेल पे। प्रॉफिट हुआ आपने जो, सर। हाँ जी प्रॉफिट हुआ सर। सर, ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया। अब इसकी प्रेजेंटेशन देखना भाई। अगर मैं 1 अप्रैल 2015 को एक मशीन लाता हूं 1 लाख की, कितने साल मेरे बीत चुके भाई? 15 से तो 16, 5। 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 1 2 3 4 5, तो 10,000 डेप्रिशिएशन बैठेगी। 10,000 पर मंथ भाई। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10,000 पर ईयर की डेप्रिशिएशन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, तो 10,000 इंटू 5, 50,000 की डेप्रिशिएशन लग गई अब तक। ये 50,000 इसकी बुक वैल्यू आ गई। किस डेट की बुक वैल्यू है ये? 1 अप्रैल 2020 की। आपने मशीनरी कब सोल्ड की है? 1 अक्टूबर 2020 को। तो अभी कितने महीने और यूज हुई है ये मशीन? 6 महीने। 6 मंथ। 6 मंथ्स। तो 6 महीने की डेप्रीशिएशन और लगाओगे आप। अब 12 महीने की डेप्रीशिएशन 10,000 रुपए है, तो 6 महीने की कितनी हो गई? 5,000। 5,000। 5,000। तो इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू आ गई अब जिस डेट पे आपने सेल की। बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2020। जिस डेट पे सेल करना है मुझे डेप्रिशिएशन लगा लगा के उस डेट तक आना है।
और अब मेरी इस डेट पर सेल वैल्यू क्या है? 60,000। 60,000. तो मुझे प्रॉफिट हुआ। 15,000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या करूंगा मैं? प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या, इसकी मतलब जर्नल एंट्री करूंगा मैं, ध्यान से देखना। पहली बात मैं एज्यूम करूंगा कि मैंने बैंक से करा सारा काम, मैंने पे, मेरे पास पैसा बैंक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट, और कितना पैसा आया मेरे पास? जितने की मैंने बेची, 60,000 की बेची, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, मशीनरी चली गई मेरे पास से, और ये एंट्री हो रही है जिस दिन मैं बेच रहा हूं, 1 अक्टूबर 2020 को। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी कितनी थी उस डेट पर? ये बुक वैल्यू पर जाएगी, उस डेट की जो बुक वैल्यू है 45,000, और मुझे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 15,000। बताइए, क्लियर है सबको? Yes, sir. नोट कीजिए एक बार फटाफट। सर हाँ जी। सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट क्यों करा? नहीं करा सर, क्रेडिट किया है। तो वहाँ पे डीआर के वो तो गलती से, टू आ रहा है ना आगे, टू का मतलब क्रेडिट, गलती लिख दिया। सर Done, sir. ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ध्यान से देखना। 1 जनवरी 2006 ए लिमिटेड ने परचेज किया एक मशीन इतने की, स्पेंड किया उस पर 1 लाख ऑन इट्स इरेक्शन, यानी वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, 340 की हो गई। 1 जुलाई 2006 को एक और मशीनरी आपने परचेज की इतने की। 1 जुलाई 2004 को, ये 4 गलत है डेट, ये मैं बता देता हूँ अभी क्या है। 1 जुलाई 2004 को मशीनरी जो परचेज की है, और 1 जनवरी 2006 वो सोल्ड फॉर रुपीज दिस, और उसी डेट पर एक नई मशीन आपने परचेज की है एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 कैलेंडर ईयर। तो 6, 7, 8, 9, तो इसको आप 9 मानो, 9 है, ये मिसप्रिंट है। और कैलेंडर ईयर का मतलब समझते हो ना? Yes, sir. क्या? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. गुड, जनवरी से दिसंबर है। करें शुरू? क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ध्यान से देखना हो। आंसर नंबर 3, मशीनरी अकाउंट। सर पहले डिप्रिसिएशन अमाउंट में मांगेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट इसमें नहीं बनेगा वंश, वो अलग कंसेप्ट है एक। वो तो अभी टाइम लगेगा, अभी नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में आऊंगा उसमें। तो मैं डेट
पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। 4 साल का बनाना है। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, और ये ना डेट वाइज चलेगा, ध्यान रखना। जैसे आपने 1 जनवरी 2006 को खरीदी पहली मशीन, तो 1 जनवरी 2006 टू बैंक। जब एक से ज्यादा मशीनें खरीदी जाती है तो मैं मशीनों का नाम देना शुरू कर देता हूँ। मशीन नंबर 1 कितने की खरीदी, 240 प्लस 1 लाख, 340। अच्छा, ये पीरियड बंद कहाँ होगा, 31 दिसंबर 2006। लेकिन इससे पहले मैं इसे बंद करता, इसी पीरियड में मैंने 1 जुलाई को एक मशीन और खरीदी 1 लाख की, टू बैंक, मशीनरी नंबर 2, 1 लाख की। अब जो मेरी अगली ट्रांजेक्शन होगी वो जाके जुलाई 2009 में होगी, उससे पहले कोई ट्रांजेक्शन नहीं है अब। तो मैं इसको बंद करता हूँ। 340 और 1 लाख, डेप्रिसिएशन का रेट है 5% SLM। अब ध्यान से समझना इस चीज को जरा। 31 दिसंबर 2006 को मैं लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन। M1 पे भी लगेगी, M2 पे भी लगेगी। M1 पे पूरी लगेगी, 340 का 5% कितना होता है, 17,000। लेकिन 1 लाख का 5% पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ये जो मशीन खरीदी वो कब खरीदी, 1 जुलाई। तो इस साल में कितने महीने काम किया मैंने इस मशीन के साथ, सिर्फ 6 महीने। तो इस साल में जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो भी 6 महीने की लगेगी। तो 1 लाख का 5%, भाई यहाँ तो पूरा लग गया 340 का 5%। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 1 लाख का 5%, और वो भी 6 महीने के लिए सिर्फ, 6/12, तो ये आएगा 2500। ढाई ढाई जी, 17 और 2 19,500, 17 और 2 19,500। फिर इसी डेट पे मैं इसको बंद करूंगा तो मैं बैलेंस CD निकालूंगा। M1 की मशीन की स्टार्टिंग में तो कॉस्ट क्या थी, 1 सेकंड सर, 340, उसमें से कितना डेप्रिशिएट हो गया, 17, तो कितना बचा, 3,23,000। M2 की स्टार्टिंग कॉस्ट थी 1 लाख, उसमें से डेप्रिशिएट हुआ पहले साल में 2500, कितना बचा, 97,500। बताइए जी वंश। सर क्रेडिट साइड पे जैसा आपने लिखा है वैसे ही लिखना है। हाँ जी सर, बाकी मैं फिर बोलूंगा डेप्रिसिएशन का अपना कोई फॉर्मेट नहीं होता, टीचर टू टीचर डिफर करता है। मैं इस तरीके से करा के चलूंगा सर। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। 4 साल का बनाना है, ये 1 साल का था। अब नेक्स्ट ईयर में आ जाओ, 1 जनवरी 2007 स्टार्टिंग किससे होगी, बैलेंस BD। और मेरे पास 2 मशीनें होंगी, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2। मशीन नंबर 1 कितने की है, 23 की। 3,23,000। मशीन नंबर 2 97,500। इस साल में कुछ नहीं हुआ, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो सीधा जुलाई 2009 में है, उससे पहले कुछ नहीं है, तो सीधा बंद कर दो। बाय डेप्रिसिएशन, M1 पे डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, सेम 5%। 5%, 340 का ही, और ओरिजिनल कॉस्ट का ही, तो 17,000 आ गया। और ऐसे ही उसका 1 लाख का 5% इस बार पूरा लगेगा 5,000, 2,500 नहीं लगेगा इस बार, क्योंकि इस साल तो मैंने पूरी यूज की है ना वो। बाय डेप्रिसिएशन, मशीन नंबर 1। अब मशीन नंबर 1 कितना बचा भाई, 23 में से 17 गया, 3,06,000, और ये आ गया आपका 92,500। ये मेरा
बाय डेप्रिसिएशन आ गया, बैलेंस शीट आ गया, सॉरी। ये मेरा दूसरा ईयर कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। टू बैलेंस बीडी, मशीन नंबर 1, 3/6/92,500। इस साल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा डेप्रिसिएशन लगा दो। बाय डेप्रिसिएशन, मशीन नंबर 1 पूरे साल का 17, मशीन नंबर 2 पूरे साल का 5, 22,000। 31 दिसंबर 2008, बाय बैलेंस सीडी। देखना मशीन नंबर 1 कितनी बचेगी। तो हाँ जी, सर हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम टोटल कर रहे हैं दोनों मशीन का और उसको ऐड करके लिख रहे हैं, लेकिन सर हम बैलेंस का क्यों नहीं लिख रहे फिर? तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम क्रेडिट साइड पे जब हम बाय डेप्रिसिएशन लिखते हैं तो हम सर टोटल डेप्रिसिएशन करके मशीन हम 1 और इसलिए नहीं मशीन लिख रहे कि जब मैं लास्ट में एक मशीन को सोल्ड करूंगा ना, और अगर मैं टोटल करके लिख रहा हूँ तो मुझे उसकी बुक वैल्यू नहीं पता लगती फिर, तो इससे इजी हो जाता है थोड़ा सा। ओके सर। बाय बैलेंस सीडी, मशीन नंबर 1 कितना बचेगा भाई? शायद 284 भाई, 284 प्लस, नहीं 284 नहीं, चेक करो कितना बचेगा भाई। सर एक सेकंड। 289 289 3,06,000 में से अगर मैं 6 हटा दूं तो बचेगा 11, फिर 3 लाख में से 11, 289। यार चल जा। और मशीन नंबर 2 87,500। ये मेरा थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब मैं फोर्थ ईयर में आता हूँ। 1 जनवरी 2009, टू बैलेंस बीडी, मशीन नंबर 1 बची हुई है 289 की, मशीन नंबर 2 बची हुई है 87,500 की। अब इस पीरियड में क्या हुआ है वो देखना ध्यान से। 1 जुलाई 2009 को, ये 9 किया था हमने, 1 जुलाई 2009 को आपने वो मशीन जो 1 जनवरी 2006 को खरीदी थी उसको बेचा 143 में। तो मुझे नीचे आके वर्किंग नोट में चेक करना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ऑन सेल ऑफ मशीन नंबर 1। अब मशीन नंबर 1 की बुक वैल्यू मुझे पता है 1 जनवरी 2009 की बुक वैल्यू आ रही है 289। क्या मैंने इसी डेट पे बेचा है? नहीं, मैंने तो जुलाई में बेचा है। तो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा कितने महीने का? 6 महीने का। मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा कितने महीने का? 6 महीने का। लगाइए 6 महीने का डेप्रिसिएशन। 17,000 था पूरे साल का, तो 6 महीने का कितना हो गया? 8,500। माइनस कर दीजिए, 2,80,500 उसकी बुक वैल्यू आ गई ऑन द डेट ऑफ सेल, जो कि है 1 जुलाई 2009। और इसी डेट को आपने उसको सोल्ड आउट किया 1,43,000, 1,43,000। कितने का लॉस हुआ? शायद ये है 137,500। यस सर। एंट्री क्या पास करूंगा? अगर लॉस हुआ है तो क्या एंट्री पास करूंगा? पैसा आया बैंक अकाउंट, डेबिट 1,37,500। 43,000। नुकसान हुआ है तो नुकसान को डेबिट किया जाएगा।
और जितने की उसकी बुक वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ सेल, मशीनरी अकाउंट के नाम से उसको भेजा जाएगा। कितना मैंने कहा था मशीन की वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 280,500। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, और बिल्कुल ध्यान से सुनना। और इसी डेट पर ना मैंने एक मशीन और परचेज भी की है, 1 जुलाई 2009 टू बैंक, मशीन नंबर 3। कितने की परचेज हुई है ये मशीन? 2 लाख की। तो ये अलग कहानी है। अब 31 दिसंबर, लेकिन उससे पहले 31 नहीं, 1 जुलाई 2009 को जब मैंने ये मशीन बेची, तो ये 6 महीने का एक तो डेप्रिसिएशन लगेगा इस मशीन पर। 6 महीने का डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 1 पर कितना बैठ रहा था? 8,500। और ये जो हमने बेची है उसकी पोस्टिंग करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बाय बैंक अकाउंट। सेम डेट है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 1,37,500, 1,43, 1,37,500, 1,43। बताइए जी, कोई डाउट किसी को? 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा था मशीन 1 पे, 1 जुलाई को बिक गई, इसीलिए मैंने 31 दिसंबर तक उसका वेट नहीं किया, 1 जुलाई को ही डेप्रिसिएशन लगा दिया। और जो सोल्ड आउट हुई थी उसका बाय बैंक, और जो लॉस हुआ उसका बाय पीएल। इकतीस दिसंबर को अब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। मशीन नंबर 1 पे नहीं करूंगा, वो सोल्ड आउट हो चुकी है, उस पे डेप्रिसिएशन पहले ही हो गया 1 जुलाई को, जो 6 महीने का था। मशीन नंबर 2 पे पूरे साल का 5,000, मशीन नंबर 3 पे 5%, लेकिन 6 महीने का, क्योंकि आपने जुलाई में खरीदी है। अब आप बैलेंस सीडी निकालेंगे। मशीन नंबर 2 जो कि 87,500 की थी, माइनस में 5, 82,500। मशीन नंबर 3 जो 2 लाख की थी, माइनस में 10,000, 190। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ 10,000 नहीं आएगा ना, या 10 ही आएगा? पाँच आएगा ना 6 महीने का तो। बताइए जी, कोई डाउट हो? नो No, sir. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइम नहीं है इतना कि मैं आपको नोट करने का टाइम दूं। सर, मैंने नोट कर लिया। इसने कर लिया, अच्छी बात है। नहीं किया, स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। सर एक बार नीचे वाला भी दिखा दो, जर्नल का जी। वो। सर ले ले सर। चलिए मिलते हैं सर सर एक अभी। बार क्वेश्चन भी दिखा दो। ये तो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। सर एक सेकंड ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट।